मखलूत इंतखाबात होंगे तो इसमें नुकसान ये होगा कि चूंकि हिंदू हर जगह पे ज्यादा हैं और हिंदू ज्यादा चांस है कि हिंदू को ही वोट देगा, तो इससे मुसलमानों की सीटें कम हो जाएंगी। मुसलमानों के मेंबरान मुसलमान मेंबरान जो हैं वो पार्लियामेंट में बहुत कम आएंगे। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्याल था। फिर नेहरू रिपोर्ट में एक और चीज थी कि मुसलमानों को की आबादी तो अगर हिंदुस्तान में जब 1900 आप कह लें कि 5-6 में तकरीबन 24% होगी या 25%, लेकिन मुसलमानों को सेंटर में जो नुमाइंदगी दी गई थी ना वो 1/3 दी गई थी, यानी आबादी से ज्यादा नशिस्तें मरकजी असेंबली में दी गई थी। आबादी थी 1/4 समझ लें और सीटें दी गई थी 1/3। 25% आबादी है तो 33% सीटें दी गई थी। अब नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया जी कि जो सीटें हैं ना वो आबादी के तनासब से देनी चाहिए, यानी दूसरे अल्फाज मुसलमानों की सीटें कम कर दी जाए मरकजी असेंबली में। तो इस तरह की चीजें थी जो कि मुसलमानों के लिए नुकसानदेह थी। इसी तरह मसलन एक और पॉइंट था कि मुसलमान ये मुतालबा कर रहे थे कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, यानी सिंध को अलग सूबा बनाया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट में इशारत रखी गई थी कि सिंध को सूबा तब बनाया जाए जब वो इस काबिल हो कि अपने अखराजात बर्दाश्त कर सके, और यानी शिक के साथ शरायत के साथ उसकी अलग सूबे होने की, अलग सूबे बनाने की बात की गई। तो इन तमाम बातें जो कि मुसलमानों की मफादात के खिलाफ थी, इन पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि इनमें चेंजिंग की जाए। ठीक है जी, कि मुसलमानों के लिए मखलूत इंतखाबात ना हो बल्कि जुदागाना इंतखाबात होना चाहिए और मुसलमानों की सीटें कम न की जाए। लेकिन कांग्रेस न मानी और फिर इस बुनियाद पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बड़ा दुख हुआ और वो बड़े नाराज और उस बुनियाद पर आहिस्ते आहिस्ते वो सोचना शुरू किया उन्होंने कि भाई ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद शायद मुमकिन नहीं है और कांग्रेस पार्टी जो है ये ज्यादातर हिंदुओं के मफादात के लिए काम कर रही है। ठीक है जी, तो इस सतह पे आके उन्होंने इस नहज शुरू किया और आहिस्ते आहिस्ते वो मुस्लिम नेशनलिज्म की जानिब थोड़ा सा उन्होंने कदम बढ़ाया। फिर हम देखते हैं कि 1930 से लेके 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन ब्रिटेन फ्रॉम 1930 to 1932. Actually, there were 3 round table conferences, and Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah participated in these conferences. In these round table conferences. अच्छा, यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए भी और साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की। यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तो चाहते थे, लेकिन कायद-ए-आज़म साथ साथ ये भी कहते थे कि भाई मुसलमान जरा बैकवर्ड हैं, पीछे हैं, तो उनके हकूक का भी ख्याल रखना है और मुसलमानों के हकूक के बारे में वो आवाज उठाने लगे। तो कांग्रेस ने पहली कॉन्फ्रेंस में तो शिरकत नहीं की, लेकिन दूसरी कॉन्फ्रेंस में गांधी ने जो शिरकत की तो उसका रवैया जो है ना खासा मायूस कुन था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम फसादात का हल हो और मुसलमानों के हकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ किए जाए। तो कांग्रेस मोहनदास करमचंद गांधी थे, उनका रिप्लाई इस सिलसिले में कोई बात नहीं था। या हिंदुस्तान कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टी के लीडर थे, इवन मुसलमानों के जो लीडर थे, उनसे भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खुश नहीं थी और यही वजह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत मायूस हुए मुसलमानों के रवैये से भी और जो दूसरे हिंदू थे उनके रवैये से भी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो 1930 से 32 तक बरतानिया में हुई और वो इतने मायूस हुए कि उन्होंने हिंदुस्तान की सियासत से किनारा कशी कर दी और उन्होंने इरादा कर लिया कि अभी मैं अपनी बाकी जिंदगी के बकिया अय्याम बरतानिया में गुजारूंगा। उन्होंने बरतानिया में बाकायदा सेटल हो गए और वहां पर अपनी कानून की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और हिंदुस्तान से वो बाकायदा तौर पे चले गए।
तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक वजह बनी कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये समझने लग गए कि भाई हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिसकी मेरी बार बार कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई नामुमकिन सी चीज है, ये शायद पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, आपको पता ही होगा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जनाब 1932 से तकरीबन 35 तक बरतानिया में रहे और वो सियासत से किनारा कश रहे हिंदुस्तान की। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनमें इलामा मोहम्मद इकबाल और लियाकत अली खान थे, और उन्होंने ये समझा कि वो थे और बाकी भी बहुत सारे मुस्लिम लीग की क़यादत और दूसरे लीडरान थे मुस्लिम, कि भाई मुसलमानों के हकूक़ की एक हिफाजत करनी है तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ लाया जाए, क्योंकि वही एक शख्स है जो मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है और मुसलमानों को इस पस्ती से निकाल सकता है। तो हम देखते हैं कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दोबारा वतन वापस आते हैं लियाकत अली खान की कोशिशों से, और इलामा इकबाल ने खतूत लिखते हैं, उनको कहते हैं पर्सनली, अपना लियाकत अली खान जाके उनसे मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दोबारा हिंदुस्तान की सियासत में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा मोहम्मद इकबाल के दौरान 1936-37 में 1936 during 1936 and 1937 a correspondence took place between क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना and इलामा मोहम्मद इकबाल। इनके दरमियान खतूत का जी तबादला होता है, दोनों एक दूसरे के खतूत लिखते हैं, और खतूत का टॉपिक क्या है जी कि इस्लामी रियासत और इस्लाम का तस्वुर रियासत, इस्लाम का तस्वुर मईशत। यार मेरी नहीं हो रही कैंडी, यार मुझे वो पुरानी वाली जो है ना LMS की वो सेंड कर दो, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, अनऑथोराइज पता नहीं कुछ हो जाता है। ये इस तरह की बातें यार मेरी नहीं हो रही कैंडी, अच्छा, यार ये मुझे वो खतूत पुरानी जो है वाली जो है ना LMS की वो सेंड कर दो, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ये महफूज है अनऑथोराइज जो पता नहीं कुछ इलामा हो मोहम्मद जाता है। इकबाल ने खतूत लिखे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। ये खतूत तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत संभाल के रखे, और बाद में 1942 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना ये खतूत शाये हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी प्रेस है, ऑक्सफोर्ड वालों ने ये खतूत शाये किए, किताबी शक्ल में ये मौजूद है। तो ये जो खतूत थे, इन खतूत में क्या हुआ जी कि इन खतूत में इलामा मोहम्मद इकबाल ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इस्लामी पुरानी वाली लिंक आपके पास है जो सर अकरम ने सेंड की थी हम लोगों को? इस्लाम का तस्वुर कौमियत, इस्लाम का मुआशी निज़ाम और इस तरह की टॉपिक पे डिस्कस की है, इसके नज़दीक ये घूमते हैं। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1942 इलामा इकबाल तो 1936 में बड़े सख्त हमायती थे दो कौमी नजरिए के। तो दूसरे अल्फाज में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि मैं जो मुतहदा कौमियत की जानिब आया तो इसमें बहुत ज्यादा रोल है इन खतूत का भी है जो इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुझे लिखी। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि इसके बाद एक बहुत बड़ा वाक़या होता है 1937 में। 1937 में फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शंस वर हेल्ड in all the provinces of India. At that time, there were 11 provinces of India. इन इलेक्शन में जो है ना, ये इलेक्शन होते हैं 1937 में सूबों के इलेक्शन, और ये जो इलेक्शन होते हैं इनमें चूंकि जो दोनों मेजर पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस, इन दोनों का मंशूर बाय एंड लार्ज देयर वाज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन द मैनिफेस्टो ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द मैनिफेस्टो ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके मंशूर में कोई खास फर्क नहीं था, और ये तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन के बाद दोनों पार्टियां कोलिशन गवर्नमेंट तश्कील देंगी।
अच्छा, ये जब इलेक्शन होते हैं तो इन इलेक्शन में मुस्लिम लीग जो है ये बुरी तरह से शिकस्त खा जाती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट obtained overwhelming victory। उन्नीस के इलेक्शन में मुस्लिम लीग जो है ये बुरी तरीके से शिकस्त खा जाती है, तकरीबन तमाम सूबों में शिकस्त खा जाती है और कोई इसके खास परफॉर्मेंस नहीं होती, बहुत ही कम वोट देती है और बहुत ही कम शिकस्त करती है। लेकिन दूसरे उनके मुकाबले में कांग्रेस की परफॉर्मेंस रहती है, दैट वाज अप टू द मार्क। कांग्रेस परफॉर्म वेल इन द इलेक्शन। अच्छा, अब शुरू में इलेक्शन से पहले कांग्रेस के लीडरान ने भी ये कहा था कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे मुस्लिम लीग के साथ। लेकिन जब कांग्रेस अब इलेक्शन जीत जाती है तो कांग्रेस का जो रवैया होता है दैट वाज वेरी रूड, बहुत ही मुतकब्बराना रवैया कांग्रेस इख्तियार करती है और कांग्रेस ये कहती है कि भाई मैं मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे मिलके। अगर मुस्लिम लीग जो है के मेंबरान हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं तो पहले तो वो इलेक्शन से अपना पार्टी से इस्तीफा दें, मुस्लिम लीग से, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करें, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। यानी दूसरे फार्मूला करके पार्टी छोड़े तो तब हम आपको हुकूमत में शामिल करेंगे, मगर हम आपको हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। अब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये बड़ा दुख हुआ कि भाई ये पहले इन्होंने मसलन वादे किए थे, मसलन एक सूबा था जिसे यूपी कहते हैं, यूपी से बनता है यूनाइटेड प्रोविंस और आप उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं इंडिया में। वहां पे जो सूबे की लीडरशिप थी ना, मकामी लीडरशिप, मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की लीडरशिप थी, उनके दरमियान एक वायदा हुआ था कि भाई हम इलेक्शन के बाद जो है ना कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे और मुस्लिम लीग के 2 बंदे जो है ना वो वजीर दिए जाएंगे। अब ये बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट था, लेकिन जब कांग्रेस ने समझा कि हम तो मुस्लिम लीग के बगैर बना सकते हैं तो कांग्रेस वादे से कर गई। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को हुकूमत में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें नेहरू ने और मना कर दिया, उनकी जो मरकजी क़यादत थी उन्होंने मना कर दिया। तो बिल्कुल ही साइड लाइन पे मुस्लिम लीग हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है, ये 1937 का जो इलेक्शन है ना, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है कि इसके बाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से बिल्कुल ही दस्तबरदार हो गए और समझ गए कि भाई अब ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि जब कांग्रेस जो है इन इलेक्शन के नतीजे में उस वक्त हिंदुस्तान के 11 सूबे होते हैं, उनमें से 8 सूबों में हुकूमत बना देती है। Out of 11 provinces, Congress was successful to form single government or coalition government in 8 provinces. 8 सूबों में कांग्रेस जो है अपनी हुकूमत बना लेती है। अब कांग्रेस जो अपने और कांग्रेस की ये हुकूमत जो है वो 1937 से लेके 1939 तक जारी रहती है। अच्छा, अब इस हुकूमत के दौरान कांग्रेस की बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से ना सिर्फ क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बल्कि मुस्लिम लीग की दूसरे बाकी मुसलमान लीडर भी कांग्रेस से इंतहाई मायूस होते हैं और वो ये ख्याल छोड़ देते हैं कि आप हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद जो है ना वो पॉसिबल है। मसलन 1937 में जब कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो उन्होंने एक विद्या मंदिर स्कीम शुरू की गई, तालीमी जो है ना एक मनसूबा था विद्या मंदिर स्कीम। विद्या मंदिर स्कीम ये था कि बच्चों को मंदिर में तालीम दी जाए। अब देखिए जी, नाम ही अगर बाकी बातों को छोड़ के नाम ही स्कूल का नाम अगर मंदिर आएगा तो मुसलमानों को गुस्सा तो आएगा। तो इस बात पे बहुत ज्यादा मुसलमानों को जो है ना गुस्सा आया। फिर गांधी की जो मूर्ति थी उसके सामने
पूजा करने के लिए कहा गया, सलाम करने के लिए कहा गया, बहुत सारे जगहों पे ये शिकायतें आई। फिर बहुत सारी शिकायतें ये भी आई कि मुसलमानों को अजान देने से कई जगहों पे मना किया गया, या जब मुसलमान अजान दे रहे होते थे मस्जिद में तो बैंड बाजे आ जाते थे, और यानी मजहबी मामला में मुदाखलत की गई। कई जगहों पे ये आया जी कि काउ स्लाटर के बारे में पाबंदी लगा दी गई। इस तरह की शिकायतें थी। और जो है ना, जो एलिमेंट्री लेवल पे एक स्कीम शुरू की गई तालीमी, उसमें ये हुआ कि मुसलमानों को जिहाद के मुखालिफ में पढ़ाया गया। ठीक है जी, मुसलमानों की वो पर्सनैलिटी की जिन्हें मुसलमान हीरो समझते थे, उनके बारे में उन किताबों में जो उन्हें पढ़ाई जाती थी उन पे तनकीद की गई। ठीक है जी, मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम हस्ती थी जो वो हीरो थे। ये माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, अपनी माइक ऑफ कर दें, आवाज ना। तो बहरहाल हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो रवैया है, जो 1937 से लेकर 1939 तक, ठीक है, जो मुसलमानों के साथ उनका रवैया जो है वो कोई अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ये सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई यहाँ पे रहते ही है, एक तो ये है कि मुसलमान सियासत में आगे नहीं आ सकते क्योंकि हिंदू ज्यादा है, तो जाहिर बात है हुकूमत उन्हीं की बनेगी, मेजॉरिटी उनकी है। दूसरा वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए कि कांग्रेस जो है वो हिंदू के मफादात के लिए ज्यादा काम कर रही है, उनका ये ख्याल था। और फिर आप देखते हैं कि 1937 के बाद जो है ना 1939 में जब कांग्रेस की हुकूमत खत्म होती है तो दिसंबर अपना 1939 में क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना यौम निजात मनाते हैं, डे ऑफ डिलीवरेंस, कि शुक्र है हमारी इनकी कांग्रेस की हुकूमत से जान चुकी। और क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इस कांग्रेस की हुकूमत से तो बेहतर अंग्रेजों की हुकूमत थी कि कम अज कम हमें कुछ आज़ादी तो हासिल थी, इतना इन्होंने हमें ऐलान किया। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ ही अरसे के बाद क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना वो और मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से करारदाद पेश करते हैं मार्च 1940 में, और इस करारदाद को कहते हैं जी कि करारदाद पाकिस्तान, और पहले इसका नाम एक्चुअल करारदाद लाहौर था। ठीक है जी, और बाद में इसका नाम करारदाद पाकिस्तान रखा गया। और इस करारदाद में पहली मर्तबा मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से वाज़ेह तौर पे ऑफिशियली अलहदा वतन का मुतालबा किया गया। ठीक है जी, तो ये तमाम बातें थी मुख्तलिफ, हमने जो बातें की कि ये मुख्तलिफ फैक्टर से दैट वर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द माइंड ऑफ क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना, who was once the great propagator of composite nationalism and who was once the great believer of the composite nationalism। ठीक है जी, यहाँ तक तो अगर आपको कुछ सवाल हो जी तो कर लें ताकि हम आगे चलें। Any question please? You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. हाँ जी, आज तो तकरीबन है 22 तक, 3 तक। अच्छा, हाँ अभी 19 है, लेकिन पहले को 22, 3 हो रहे थे शो। सही सही, चलिए जी, अब हम क्या कह सकते हैं। उमर फारूक सर वो आप जो कवर कर लिए थे टॉपिक, उनका नाम अगर लिख देते कि किसी पेज, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। You are now जी muted. सही हो गया, लिख देंगे, वो व्हाट्सएप किसी वक्त कर देंगे इंशाल्लाह। You are now unmuted. जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है जी? You are now muted.
सर आगे चले। अच्छा जी। You are now unmuted. You are now muted. अच्छा, हम ये देखते हैं कि अगर हम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकारीर का मुताला करें तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह नेवर कंपाइल्ड एनी बुक। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी जिंदगी में कोई किताब नहीं लिखी। He contributed a single article, Time and Tide, perhaps in 1942 or 41. He wrote an article. Otherwise, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जिंदगी में कोई चीज नहीं लिखी थी। कोई उन्होंने लेटर वगैरह तो लिखे हैं, डेफिनेटली उनकी स्पीचेस हैं, लेकिन कोई बुक वगैरह ये कोई अपनी थारोली कोई अपनी उनकी आइडियोलॉजी क्या है या क्या चाहते हैं, जिस तरह इल्लामा इकबाल ने काफी सारी बुक तसानीफ की ना जी, तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कोई किताब वगैरह नहीं लिखी। लेकिन हम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की स्पीचेस जो कि मौजूद हैं और क़ायद-ए-आज़म वैसे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ये खूबी थी कि वो वकील थे, वो चीजें अपनी बड़ी संभाल के रखते थे। यानी जो भी लेटर किसी को लिखते थे ना तो उसकी एक कॉपी अपने पास रखते थे। इसी तरह जो उन्हें लेटर आता किसी का तो वो भी बड़े संभाल के रखते और डायरी करके और अपने दफ्तर में, हालांकि जो है वो बाकायदा संभाल के हर चीज रखते थे। मसलन आप देखें ना कि मैंने आपको बताया कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1936-37 में क़ायद-ए-आज़म को खतूत लिखे, लेकिन क़ायद-ए-आज़म ने वो भाई खतूत संभाल के रखे और फिर शाया भी है। लेकिन अगर दूसरी दफा देखें तो इल्लामा इकबाल जो कि शायर थे उन्होंने वो खतूत संभाल के नहीं रखे और क़ायद-ए-आज़म के खतूत जो इल्लामा इकबाल के पास गए तो वो उन्होंने वो शायर नहीं हुई है। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि जो लेटर होते थे इंपॉर्टेंट क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो देते या जो भी चीज वो एक संभाल के रखते थे। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पेपर शाये, उसे कहते हैं जिन्नाह पेपर्स के नाम से ना, बहुत सारे पता नहीं कितने वालियम अभी तक शाये हो चुके हैं। तो उसकी वजह यही है कि क़ायद-ए-आज़म की तमाम चीजें महफूज हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोई किताब वगैरह नहीं लिखी, उनकी स्पीचेस वगैरह हैं। अच्छा, हम अब देखते हैं कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो स्पीचेस हैं और जो इस तरह की चीजें हैं तो उस समय ये नजर आता है कि क़ायद-ए-आज़म की अगर हम 1937 से पहले की स्पीचेस देखें और फिर 1937 के बाद की स्पीचेस देखें तो इनमें बड़ा फर्क है। You are now muted. इनमें फर्क ये है कि 1937 से पहले की स्पीचेस में इस्लाम, इस्लामी रियासत और इन चीजों का नाम बहुत कम आएगा या नहीं आएगा। लेकिन 1937 के बाद में जो स्पीचेस हैं उनमें सैकड़ों मरतबा क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस्लाम के बारे में जिक्र किया, इस्लाम की तालीमात के बारे में जिक्र किया, कुरान के बारे में जिक्र किया, इस्लाम के नजरिया रियासत के बारे में जिक्र किया। तो इससे मुझे ये लगा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1937 के बाद ये ज़हन बना चुके थे कि मुसलमान एक अलग कौम है और उनका ये ख्याल था कि मुसलमानों के लिए एक इस्लामी रियासत का क़याम जो है वो नागुज़ीर है। तो और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने इस बात का बरमला इजहार भी किया, ठीक है जी। और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है उन्होंने 2 नेशन के बारे में भी बड़ी बात की और 2 कौमी नजरिए के बारे में 1937 के बाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बहुत ज्यादा बातें की। मसलन क़ायद-ए-आज़म ने 2 कौमी नजरिए से जो तल्लक है, जो उनकी नजर में 2 कौमी नजरिया था, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा। मसलन उन्होंने एक मरतबा एक मौके पे ये कहा कि पाकिस्तान तो उस दिन से कायम हो गया था जिस दिन हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ। क़ायद-ए-आज़म ने जो है एक मरतबा ये कहा कि पाकिस्तान तो उस दिन से ही कायम हो गया था कि जिस दिन हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जो शख्स पहली मरतबा मुसलमान हुआ तो भाई वो एक और कौम का फर्द बना गया, वो अब उस कौम का फर्द नहीं रहा बल्कि वो एक मुस्लिम कौम का फर्द बन गया। तो क़ायद-ए-आज़म के कहने का मकसद यह है कि जब मुसलमान वो उस दिन ही 2 कौमी नजरिए की बुनियाद रख दी गई थी, यानी 2 कौमी नजरिया तो उस दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था, क्योंकि वो दूसरी कौम का फर्द बन गया। वो अब पहली वाली कौम का फर्द न रहा बल्कि अब 2 कौमी नजरिया शुरू हो गया, एक और कौम भी वजूद में
हिंदुस्तान में आ गई। ठीक है ना जी। फिर 1940 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नजरिए की बड़ी जो है ना वो डिटेल के साथ वजाहत की। 1940 में 1940 में 23 मार्च 1940 को जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई तो इस करारदाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी डिटेल के साथ तकरीर करते हुए मीनार पाकिस्तान जहाँ पे है आज वहां पे तकरीर करते हुए दो कौमी नजरिए की वजाहत की। मसलन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा इस तकरीर के दौरान कि भाई हिंदू और मुसलमान कौम की जो भी तारीफ की जाए ना उस कौम की तारीफ के मुताबिक हिंदू और मुसलमान अलग कौम है। 1940 में कहा उन्होंने कि तारीफ जो कौम की नेशन की जो भी तारीफ की जाए ना उस तारीफ के तहत हिंदू और मुसलमान अलग कौमी है। दे आर नॉट कंपोजिट। उन्होंने कहा जी कि हजारों साल इकट्ठे रहने के बावजूद सैकड़ों साल इकट्ठे रहने के बावजूद ये एक दूसरे के साथ खाते पीते नहीं है। They don't eat with each other। ये कह रहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि सैकड़ों साल इकट्ठे रह गए लेकिन ये एक दूसरे के साथ खुलते मिलते नहीं है, एक दूसरे के साथ